बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शकील अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद वो बैरूने मुल्क चला गया तो उसकी बीवी का रवैया अम्मा के साथ बहुत बुरा था। शकील हर माह पैसे भेजा करता और बीवी से कहता अम्मा को दे देना और उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ना। जब अम्मा से बात करता तो वो कहती बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। 2 साल गुजर गए तो एक रात उसे ख्वाब में अम्मा रोती हुई दिखाई दी और वो अगले दिन ही घर आ गया और आते ही बीवी को जानवरों की तरह मारने लगा, क्योंकि उसकी अम्मा नम आंखों के साथ शकील का माथा चूमा था, उसे फरते मोहब्बत से अपने सीने से लगाया था। कहने लगी अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, खैर से जाओ। फिर कहने लगी बेटा जाते ही अपनी खैरियत की खबर ज़रूर मुझे दे देना, वरना मेरा दिल परेशान रहेगा। शकील की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। बैरूने मुल्क जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और डॉलर में मिल रही थी। अपनी वालदा को छोड़ के जाना उसके लिए भी आसान न था। ऐन जवानी में ही उसकी वालदा बेवा हो गई थी और जिस तरीके से उसने शकील की परवरिश की थी शकील अच्छी तरह से जानता था। दिन रात वो सिलाई मशीन के सामने बैठी थी ताकि शकील की तालीम में मुश्किलात पैदा ना हो। उसके वालिद का जब इंतकाल हुआ शकील 14 बरस का था। एक घर ही उनका अपना था जो कि 2 कमरों पर मुश्तमिल था। उसकी वालदा एक कमरे में मशीन रखकर सिलाई करती रहती थी। रात 2-3 बजे भी अगर शकील की आंख खुलती और वो कमरे से बाहर जाकर अपनी वालदा के कमरे में झांक कर देखता तो वो कपड़े सिलाई कर रही होती थी। एक हाथ से वो कमर पकड़कर किरा रही होती थी और दूसरे हाथ से मशीन चला रही होती। जो सिलाई मशीन शकील की वालदा के पास थी वो हाथ से चलती थी ताकि बिजली का बिल ना देना पड़े। शकील ने जब अपनी वालदा के चेहरे पर गौर किया तो स्याह हल्के मजीद गहरे होते चले जा रहे थे। उनकी आंखों को देखकर उसकी जान चली गई। उसकी वालदा की रंगत ऐसी नहीं रही थी जैसी कि उसके वालिद की जिंदगी में हुआ करती थी। उनका चेहरा तो हमेशा खिलता गुलाब की मानद रहता था, मगर अब काम की ज्यादतियों से कैसे पीला पड़ चुका था। उसकी वालदा की जब शकील पर नजर पड़ी तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छा गई। वही तो इनके लिए वाहिद खुशी का सबब था। कहने लगी क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? शकील उनके पास आ गया, कहने लगा अम्मा सो रहा था, बस आंख खुल गई, आप अभी तक सोई नहीं? उसने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें कुर्सी से उठाने की कोशिश करने लगा। कहने लगी शकील तुम क्या कर रहे हो? सुबह ये कपड़े मुझे लाजमी पड़ोसन को वापस करने हैं। वो कहने लगा अम्मा बस कर दें, अपनी हालत तो देखें, दिन रात किसी मशीन की तरह से काम कर रही हैं। बस मुझे नहीं मालूम, उठें और आराम से सो जाएं। शकील की बात पर वो मुस्कुरा कर बोली चंद सालों की बात है बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा तो फिर मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे ही तेरी अच्छी नौकरी लगेगी मैं ये काम बिल्कुल छोड़ दूंगी, बस आराम किया करूंगी, फिर बहुत अच्छी जगह तुम्हारी शादी करूंगी। तुम्हारी बीवी मेरी खिदमत करेगी तो ये थकान गायब हो जाएगी। लेकिन अभी तुम मुझे काम करने दो, तुम्हारी फीस भी तो देनी है। सुबह अगर उसको कपड़े ना दिए तो वो पैसे भी नहीं देगी, बहुत परेशान करेगी। शकील की वालदा ने शकील की मिन्नत की थी। वो बेचारा भी समझता था कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि अखराजात को खुद उठा सके, इसलिए वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसे अपनी माँ से मोहब्बत बहुत थी और उनकी तकलीफ का एहसास भी था। दोनों माँ बेटे ने बड़ा मुश्किल वक्त काटा था। जैसे ही शकील की नौकरी लगी थी उसने अपनी माँ को सिलाई के लिए मना कर दिया। उन्होंने भी बेटे की बात का मान रखा था। बेटे की जब पहली तनख्वाह उनके हाथ में आई तो आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़कर उन्होंने चूमे थे। कहने लगी अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डाले। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कमाई अपने हाथ में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। फिर तो शकील की तरक्की होती चली गई। जब उसकी शादी का वक्त आया तो शकील ने अपनी वालदा के सामने कोई चूं चरा नहीं की थी। लड़की को उसकी वालदा ने ही पसंद किया था।
वो लड़की उसके पड़ोसन की जानने वाली थी। पड़ोसन ने उस लड़की की तारीफ में जमीनों आसमान एक कर दिया था। कहने लगी, तुम्हारा बुढ़ापा सुखी गुजरेगा। बहुत जल्द बुशरा ब्याह कर इनके घर आ गई थी। बुशरा का मिजाज जरा चापलूसाना किस्म का था। शोहर के सामने वो सास के आगे पीछे ही जर खरीद गुलाम की तरह घूमती फिरती थी, जैसे कि उसे शकील की वालदा का बड़ा एहसास है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाता, बुशरा को परवाह तक ना होती कि सास ने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। जवानी सारी शकील की वालदा की मेहनत मजदूरी में ही गुजर गई थी, इसलिए जल्द ही जोड़ों के दर्द ने उसे आन घेरा। फिर शुगर भी हो गई थी। ब्लड प्रेशर तो कब से हाई रहता था। नाश्ता खाना जब उसे वक्त पे ना मिलता तो उसकी तबीयत खराब होने लगती थी। जब वो हिम्मत करके खुद बनाने लगती तो बहू कहती कि आपने क्यों जहमत की, मुझसे कह देती। लेकिन जब वो बहू को पुकारती तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर अपने कमरे से बाहर ही ना निकलती। शकील आता तो उसका रवैया ही बदला हुआ होता। वो अपनी सास के आगे पीछे घूमती, कहती, अम्मी आपने दवाई तो खा ली है ना। उसकी सास कुछ ना कहती, उसके मिजाज को अच्छी तरह से जान गई थी। लेकिन बेटे से शिकायत करके बेटे का घर खराब नहीं कर सकती थी। शकील बहुत फर्मा बरदार बेटा था। शादी भी माँ ने करवाई थी, उसने कोई भी एतराज नहीं किया। बुशरा के साथ भी उसका रवैया बहुत अच्छा था। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि बहू की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताए और बेटे का घर खराब करे, अपने घर का भी सुकून बर्बाद करे। जो जैसा चल रहा था उसने सोचा चलता रहे। रात को शकील के सामने बुशरा और सास के पांव दबाने लगती, कभी सर पर तेल लगाना लगती। सास मना करती रह जाती, लेकिन बुशरा यूं खिदमत करती जैसे कि पूरा दिन बस उसका यही एक काम है। शकील ये देख देख कर बड़ा खुश होता। उसके दिल को बड़ी तसल्ली हो गई थी। कहता, अम्मा आपने मेरे लिए गौहर नियाब चुना है। देखो तो कितनी मोहब्बत करती है आपसे। मैं तो सुख चैन में आ गया हूँ, वरना यही सोचता रहता था कि अगर बीवी बुरे मिजाज की निकली तो क्या करूँगा। लेकिन शुक्र है कि बुशरा बहुत अच्छी है, आपकी खिदमत करती है। इन्हीं दिनों शकील की बाहर से नौकरी की कॉल आ गई। तनख्वाह लाखों में थी और वो ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी वो इसी 2 कमरे के घर में रहता था जो कि उसके अब्बा की मलकियत था और अब्बा के बाद उसकी वालदा के नाम हो चुका था। वो अक्सर कहा करता था कि जैसे ही मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगेगी मैं आपको इससे बड़ा घर लेकर दूंगा। ये सुनकर शकील की वालदा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। कहने लगी, बेटा ये सब तुम्हारा ही तो है, मैं क्या करूंगी अपने नाम करवा कर। तुम्हें ज़रूरत है तुम बेच दो, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मुझे तो बस एक बात का गम है कि तुम इतनी दूर चले जाओगे और फिर 5 साल तक वापस नहीं आओगे। तुम्हें देखे बिना मैं कैसे रहूंगी। तुम्हारे होने से ही तो मुझे अपना घर घर लगता है। वो कहने लगा, बस अम्मा 5 साल की बात है, अब बुशरा है ना आपके पास, वो आपका दिल लगाए रखेगी। फिर मैं इसे कह दूंगा कि रात को भी वो आपके साथ सो जाया करे। दोनों सास बहू माँ बेटी बन के रह लेना, उसका भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा और आपका भी। शकील की वालदा ने कुछ ना कहा। नहीं चाहती थी कि बेटा परदेश में परेशान होकर जाए और वहाँ भी यही सोचता रहे कि बीवी माँ को पूछती भी है कि नहीं। खैर, ढेरों दुआओं के साथ शकील की माँ ने उसे अलविदा कर दिया। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। माँ के बगैर रहना उसके लिए मुश्किल था, मगर वो अपनी माँ की ख्वाहिशात पूरी करने की खातिर ही तो बाहर जा रहा था। वो मुतमईन था क्योंकि उसे यकीन था कि बुशरा उसकी माँ का बहुत ख्याल रखेगी, बिल्कुल एक बेटी बनकर उनके साथ रहेगी और दोनों ये वक्त जैसे तैसे गुजार लेंगे। और फिर वो रोजाना अपनी माँ और बीवी को कॉल करेगा। मगर उसे क्या खबर थी कि ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात भी साबित हो सकती है। जब वो अगली मर्तबा वापस आएगा तो उसकी माँ शायद उसका ये चेहरा देखने के लिए मौजूद ही ना रहे। मगर कल किसने देख रखा था। शकील दूसरे मुल्क चला गया और जाते ही उसका काम शुरू हो गया। वहाँ पर पहुँचते ही उसने सबसे पहले अपनी अम्मी को कॉल की थी।
जैसे ही फ़ोन बजा तो शकील की माँ उस वक्त जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और यही दुआ कर रही थी कि उसका बेटा खैरो खैरियत से वहाँ पर पहुँच जाए, उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी ये दुआएं चल रही थी कि जब फ़ोन बजा तो फ़ौरन बुशरा को आवाज़ देकर हड़बड़ाहट में कहने लगी कि बुशरा फ़ोन उठाओ, मुझे लगता है शकील का फ़ोन होगा, मेरा बेटा पहुंच गया होगा। बुशरा कमरे में आई और फौरन फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानब शकील ही था। वो खुशी से शकील से पूछने लगी कि आप पहुंच गए हैं खैरियत से, कुछ खाया पिया है कि नहीं। मगर शकील ने बुशरा से हालो हवाल पूछने के बाद फ़ौरन कह दिया कि मुझे मेरी अम्मा से बात करवा दो, वो कैसी हैं, ज़्यादा रोई तो नहीं थी, रात उनको नींद ठीक आ रही थी। बुशरा का चेहरा लाल हुआ क्योंकि उसका शौहर ये सब कुछ उससे पूछने की बजाय अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। उसने माथे पर बल डालकर अपनी सास को देखा जो अपने घुटनों पर हाथ रखे लड़खड़ा कर चलती हुई उसके करीब आ रही थी। माँ के चेहरे पर तो गोया मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उसने भी फौरन बुशरा के हाथ से फ़ोन लिया और अपने कान से लगाकर शकील से बात करने लगी। शकील की आवाज़ सुनकर माँ की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। वो अपने बेटे को ढेरों दुआएं देने लगी और उसकी सेहत और तबीयत के बारे में पूछने लगी। कितनी ही देर वो दोनों बात करते रहे और बुशरा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती रही और सास को बुरा भला कहती रही। इंतज़ार करती रही कि कब वो फ़ोन दे और अपने शौहर से वो बात करे। मगर जब बुशरा ने फ़ोन लिया तो 1 मिनट बात करने के बाद शकील कहने लगा, मुझे अब काम करना है, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। तुम अपना और अम्मी का बेहद ख्याल रखना, मेरी अम्मी को किसी भी तरह की कोई परेशानी मत होने देना। उस 1 मिनट में शकील ने बुशरा को उसकी माँ का ख्याल रखने का ही कहा था और फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसे देखकर तो बुशरा अंदर ही अंदर कड़ रही थी। वैसे तो वो अब आज़ाद थी, जानती थी कि 5 साल से पहले शकील यहाँ नहीं आने वाला, वो जो चाहे करे। खैर अगले 2 दिन तो शकील की कॉल ना आई। वो काम में मसरूफ़ था और काम सीख रहा था, जबकि पीछे उसकी माँ बेहद परेशान हो चुकी थी। बार बार बुशरा उसे कहती कि शकील को फ़ोन तो मिलाओ, उसने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 2 दिन हो गए हैं बेटे की आवाज़ नहीं सुनी। तो बुशरा उसे झिड़क देती, कहने लगी कि वो यहाँ गली की नुक्कड़ पर परचून की दुकान से सामान लेने नहीं गया, बल्कि दूसरे मुल्क गया हुआ है और वहाँ पर 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। क्या पता सिग्नल प्रॉब्लम हो या वो काम में मसरूफ हो। अब आपको ऐसे ही रहने की आदत डालनी चाहिए, डाल लेनी चाहिए, समझी। बुशरा ने उन्हें उंगली उठाकर तनबीह करते हुए सास को डांटा था तो शकील की माँ खामोश हो गई और यही दुआ करने लगी कि उसका बेटा सही और सलामत हो। उसी रात दोबारा कॉल आई, कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा काम लग चुका है, मैंने यहाँ की सिम खरीद ली है और अब हो सका तो रोज़ाना आपसे बात करूँगा। बुशरा ने आज ज़बरदस्ती खुद ही ज़्यादा बात की थी। जब सास बात करने लगी तो जानबूझकर 1 मिनट के बाद कॉल ही काट दी और कहने लगी कि सिग्नल का मसला है, शकील कह रहे हैं कि वो बाद में बात करेंगे। माँ का दिल तो ना भरा था, अलबत्ता फिर भी यही दुआएं करने लगी कि किसी न किसी तरह ये 5 साल चुटकी बजा कर गुजरे और उसका बेटा उससे मिलने के लिए वापस आ जाए। बुशरा का रवैया पहले से खराब था मगर अब तो वो हर हद पार करने लगी थी। उस रोज सास की तबीयत बेहद ख़राब थी, उसे घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था और शुगर भी हाई थी, ब्लड प्रेशर भी ख़तरनाक दर्जे तक हाई था। उसकी दवा भी ख़त्म हो चुकी थी। वो बहू से कहने लगी, जाकर मुझे दवा तो ला दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, अजीब सी बेचैनी है। बुशरा ने जब ये सुना तो तड़क कर सास से कहने लगी, क्या मैं आपको फारिग नज़र आ रही हूँ? सारे घर का काम कर पड़ा है, आप तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाती, ये सारा काम मैंने करना है और फिर मैं जाकर आपकी दुआएं भी लेकर आऊं। जानती भी है यहाँ से स्टोर कितना दूर है, जाकर खुद ही क्यों नहीं लेकर आती? क्या मैंने आपका ठेका ले रखा है? शकील की माँ ने जब ये सुना तो एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहू उसके साथ ये रवैया रखेगी। वो उठी और घर के दरवाजे से बाहर निकल आई।
बाहर आकर उसने मोहल्ले के एक लड़के को आवाज़ दी और बोली कि मुझे जाकर दवा ला दो। उसने मौजूदा दवाओं के खाली डिब्बे उससे पकड़ दिए और लड़का वहाँ से पैसे लेकर चला गया। कितने ही घंटे गुजर गए मगर वो लड़का दवा लेकर वापस ना आया। माँ की तबीयत मजीद खराब होने लगी। वो कितनी ही बार मुश्किल चलते हुए गेट तक गई और उस लड़के को देखने लगी जो न जाने कहाँ रह गया था। उस रोज तो उसकी दवा न आई। बड़ी मुश्किल से उसने वो रात काटी मगर अगले रोज जब दोबारा से वो लड़का नजर आया तो वो उसे बुलाने लगी, कहने लगी कि मेरी दवा कहाँ है। वो लड़का हैरत से चेहरे पर बेगानगी सजाए कहने लगा कि अम्मा जी कौन से पैसे, कौन सी दवा। बूढ़ी अम्मा ने आंखें मीच कर दोबारा खोली और अपनी याददाश्त पर गौर करना चाहा। उसकी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी कि जो चेहरा ना पहचान सके। कहने लगी कि मैंने तुम्हें ही पैसे दिए थे, पूरे 2000 रुपए दिए थे कि मुझे दवा ला दो, तुम अब कैसे मुकर सकते हो। वो लड़का कहने लगा अम्मा ज़हनी तवाज़ुन खराब है आपका, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपसे पैसे क्यों लूंगा। लगता है ये बुढ़िया पागल हो गई है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया, जबकि शकील की माँ एक ठंडी सांस भरकर रह गई। वापस पलटी तो बुशरा उससे ही घूर रही थी। कहने लगी कि क्या हुआ, ये कौन आपको पागल कह रहा है। गहरी सांस खारिज करके सारी बात बहू को बताने लगी, जिसे सुनकर बुशरा सर पकड़ कर रह गई। कहने लगी वैसे तो बेटे से मोहब्बत के बड़े दावे करती हो और अब पूरे 2000 रुपए ऐसे ही जाया कर दिए। पता भी है कि बेटे की तनख्वाह अभी तक नहीं आई, घर का खर्च भी चलाना है और पूरा महीना पड़ा है। अब मुझसे पैसों की डिमांड मत करना, मैंने 1 रुपया भी नहीं देना दवाओं के लिए। शकील की माँ ने जब ये सुना तो खामोशी से अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। रोजाना शकील का फोन आया करता। वो बुशरा से बात करने के बाद जब भी माँ से बात करने का कहता तो बुशरा इनकार कर देती। कहने लगती कि अम्मा सो रही हैं, अभी मैंने उनके सर का मसाज किया है तो वो गहरी नींद सो चुकी हैं, कहते हैं तो जगा देती हूँ। मगर शकील कहता कि नहीं, हरगिज नहीं, उन्हें सोने दो, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम बस ऐसे ही मेरी माँ का ख्याल रखती रहना। ये सुनकर बुशरा उस वक्त तो मीठी छुरी बनकर शोहर की हाँ में हाँ मिला देती, जबकि फ़ोन बंद होने के बाद सास को कड़वी कसेली सुनाने लगती। 1 हफ्ते तक उसने सास की बेटे से बात ना होने दी, मगर आखिर शोहर को भी शक में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए जब सास से बात करवाने लगी तो पास बैठ गई ताकि वो कोई फालतू बात बेटे से ना कर सके। इतने रोज बाद माँ से बात करके शकील भी थोड़ा परेशान सा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकले थे। कितनी देर वो अपनी माँ से बात करता रहा और फिर पूछने लगा कि बुशरा आपका ख्याल तो रखती है ना, आपकी बात तो नहीं टालती, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताएं, मैं अभी इसको सीधा करता हूँ। मगर माँ एक गहरी सांस खारिज करके कहती कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। यूं ही करते करते महीने गुजरने लगे और फिर साल। शकील अच्छा खासा कमाने लगा था और हर महीने अच्छे पैसे अकाउंट में भेज रहा था। सास तो इन बातों से अनजान थी, इसलिए सारे पैसे बुशरा के पास ही आ रहे थे। उसने बुशरा से कहा था कि इन पैसों को अम्मा को दे देना और घर का जो भी खर्च चलाना हो अम्मा से पूछ कर ही चलाना, उनके लिए दवाएं और फल ले लेना, खुद भी खाना और इन्हें भी खिलाना। उन्होंने मेरी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं और अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन्हें हर तरह का सुकून दूं। बुशरा शौहर के हर बात बड़े ही मौदबाना अंदाज में सुनती रहती और यूँ यकीन दिलाती जैसे उससे अच्छी बहू पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जबकि वही इन पैसों में से 1 रुपया भी उसने कभी सास के हाथ पर न रखा। सब कुछ उसके अपने कंट्रोल में था। उसने काम वाली रख ली थी, हर वक्त महारानी बनकर बैठी रहती, अपने लिए शॉपिंग करती और हज़ारों रुपए तो एक दिन में ही खर्च कर देती, जबकि सास की वहीं के वहीं रह चुकी थी। उसे तो खाना भी मांग कर लेना पड़ता था, कभी कभार भूखा ही सोना पड़ता, क्योंकि बुशरा बाहर से ही मसालेदार खाने ऑर्डर कर लिया करती थी और आम तौर पर वो खाने ऐसे होते जो कि शकील की माँ नहीं खा सकती थी। उसे परहेजी खाना ही खाना होता।
वक्त के साथ साथ वो इस कदर कमज़ोर होती चली गई कि अब तो वह बिस्तर से ही जा लगी थी। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर ही पानी पी लें। पल पल के लिए उसे अपनी बहू का मोहताज होना पड़ रहा था, जबकि उसकी नुकरानी भी सिर्फ उसी की बात ही मानती थी। 2 साल गुजर चुके थे और रोज़ फ़ोन पर बात करते हुए वो अपनी माँ से यही सुन रहा था कि मैं माँ बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं। जबकि कई रोज़ से शकील को एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा था। उसे यूं लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसी रात जब वो काम से वापस आकर सोया तो उसे ख्वाब आया कि उसकी माँ बहुत रो रही है। उसकी माँ ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और रोते हुए बेटे को बुला रही है। शकील ने जब ये ख्वाब देखा तो कांप उठा। अगर वो 5 साल वहाँ गुजार लेता तो उसे वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती थी, मगर उसे अपनी माँ के आंसुओं से इस कदर तकलीफ हुई थी कि वो अगले ही रोज़ टिकट करवा कर वापस पाकिस्तान चला आया। जब तक वो पहुंचा था शाम हो चुकी थी। उसने बीवी को खबर ना की थी। वो इन्हें सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो दरवाज़ा खुला था। वो सीधा भागता हुआ अपने माँ के कमरे में गया, मगर जो मंजर देखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसकी माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। बाल मिट्टी से अटे और बिखरे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कई माह से इनमें कंघी नहीं की गई, बालों को धोया नहीं गया था। कपड़े इस कदर मैले कुचैले थे जैसे कई हफ्तों से इन्हें बदला ना गया हो। इस कदर कमज़ोर माँ हो चुकी थी कि बिस्तर पर पड़ी दिखाई ना देती। ऐसा लगता जैसे सिर्फ कपड़ों का ढेर पड़ा हो। वो हाथ में पकड़ा बैग वहीं फर्श पर फेंक चुका था। भागकर माँ की तरफ आया और माँ को उठाने लगा। रोने लगा कि माँ तुम्हें क्या हो गया है। वो चीख चीख कर बुशरा को आवाज़ें देने लगा, मगर तभी उसकी आवाज़ सुनकर नुकरानी दौड़ी चली आई। अव्वल तो वो कुछ समझ ना सकी, मगर जब शकील को रोते देखा तो फौरन समझ गई कि हो ना हो ये मालकिन के शोहर ही होंगे। शकील अपनी माँ को उठाता रहा, मगर वो तो दम तोड़ चुकी थी। तभी बुशरा घर आ गई कि मुझे पानी ला कर दो। उस बुढ़िया को खाना खिला दिया है या यूं ही मरी पड़ी है। नुकरानी की मुंह में तो ज़बान ही ना रही थी। जब कमरे से शकील निकल कर आया तो पानी का गिलास बुशरा के हाथ से छूटा था। वो बुखला कर शौहर को देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ, मगर अगले ही पल शकील ने जनाटेदार थप्पड़ बुशरा को मारा और कहने लगा कि मेरी माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? वो मुझसे बोल क्यों नहीं रही? क्या किया है तुमने इनके साथ? बुशरा तो खिंग हो चुकी थी। वो बुशरा को मारने लगा और कहने लगा कि ये ख्याल रखा है तुमने मेरी माँ का? उनकी हालत क्या हो चुकी है? मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैं अभी के अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। बुशरा तो उसके कदमों में गिर चुकी थी, मगर शकील ने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसे सब कुछ छीन लिया। वो रोती रही, मगर शकील को उस पर रहम ना आया। वो कितनी ही देर अपनी माँ की मैयत से लिपटा हुआ रोता गिड़गिड़ाता रहा। उसने कितने ख्वाब देख रखे थे, मगर बुशरा की वजह से सब बर्बाद हो चुका था। अगर उसकी माँ का ख्याल रखा जाता, दवा और खाना वक्त पर खिलाया जाता, मोहब्बत दी जाती, तो वो आज जिंदा होती। उसने अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से मनो मट्टी तले दफन किया था। उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था, या फिर शायद यही जिंदगी थी। उसने अपनी माँ के साथ देखे हुए ख्वाब भी यूं ही दफन कर दिए और दोबारा कभी वापस दूसरे मुल्क ना गया, क्योंकि ये ख्वाहिशात और ज़्यादा की चाहत तब तक थी जब तक उसकी माँ साथ थी। अब तो वह यहीं रहकर छोटी मोटी नौकरी करते हुए अपना पेट पालने लगा और दोबारा कभी शादी न की।